Hi friends, this is Pawar sir from Reliable Institute. Last time we studied exercise 1.1 and 1.2 from chapter Logic. Okay, so today we are going to start new exercise, that is 1.3, and it's very easy. So just concentrate. Some tricks are there, so that I am going to teach you. So आप बराबर से ध्यान दीजिए. इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पूरा सीखेंगे, प्लस आपको दूसरा भी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे. ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज दैट इज 1.3. ओके, सो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं. इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, निगेशन एंड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ऐसे टोटल हम लोग, और ड्यूअल, ऐसे 7 टॉपिक हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं. एक्चुअली ये एक्सरसाइज बहुत इजी है. 15 से 20 मिनट में ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा. सो आप यहाँ पे बराबर से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको कंप्लीटली पता चलेगा. सो मैं स्टार्ट करता हूं. ओके, सो देखिए, देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये देयर एग्जिस्ट का है. ओके, देयर एग्जिस्ट हम लोग कब लगाते हैं? देयर एग्जिस्ट तब लगाना रहता है जब एटलीस्ट वन एलिमेंट वो सेट में होना चाहिए. कम से कम एक एलिमेंट, यानी पूरे जितने उन्होंने क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में से एक कंडीशन तो सही उस एलिमेंट्स को सेट का सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा. ये ध्यान में रखिए. नेक्स्ट है फॉर ऑल. फॉर ऑल हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर ऑल जब हर एक एलिमेंट जो उन्होंने कंडीशन दी है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई करता रहेगा तो ही हम लोग फॉर ऑल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. ध्यान में रखिए. नेक्स्ट जो है ड्यूअल. ड्यूअल स्टेटमेंट में हमें क्या सीखना है? ड्यूअल स्टेटमेंट में हमें सिंपली सीखना है कि एंड का और होता है, और का एंड होता है, टी यानी टोटोलॉजी, छोटा टी यानी टोटोलॉजी, सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, तो टी का सी होता है और सी का टी होता है. वैसे ही कैपिटल टी का एफ होता है और एफ का टी होता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, और देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल होता है. देयर एग्जिस्ट का क्या होता है? फॉर ऑल. और एक लॉजिक आप ध्यान में रखो कि देयर एग्जिस्ट जब क्वेश्चन में आता है तो देयर एग्जिस्ट लगाने के बाद सच दैट लिखना बहुत जरूरी है. देयर एग्जिस्ट लगाने के बाद सच दैट लिखना बहुत जरूरी है. वैसे ही जब फॉर ऑल आता है तो फॉर ऑल होने के बाद आपको कॉमा देना है. क्या देना है? कॉमा. सो लेट अस स्टार्ट गाइस. हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. जस्ट कॉन्सेंट्रेट. सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड इट इज a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11. ऐसा सेट दिया है उन्होंने क्वेश्चन में. आपके पास एक्सरसाइज रहेगा, टेक्स्ट बुक रहेगा, आप बराबर से देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा. ओके, तो ये एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो, ये जो क्वेश्चन 1A है, उन्होंने क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that x minus 8 is equal to 1. अभी यहां पे लगाया क्या है? देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट होना जरूरी है. एटलीस्ट वन एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो पूरे सेट में ये सॉल्व करने के बाद एक एलिमेंट होना जरूरी है. सो लेट्स सी इट्स व्हाट इज द इक्वेशन. x minus 8 is equal to 1. क्या इक्वेशन है? x minus 8 is equal to 1. And what is the answer of that? X is equal to 9. Now check whether x is equal to 9 is in that set or not. See the a क्या है तुम्हारा? 3, 5, 7, 9, 11. 9 है क्या? हाँ है. तो उसका मतलब ये आंसर करेक्ट है. करेक्ट का मतलब ये वैल्यू क्या है? ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट. सो व्हाट टू राइट? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t. सो रिमेंबर दिस. ओके, सो ऐसा है, ये इजी है. सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है उसमें ही, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर। अभी हमें ओरली चेक करना है, सो डोंट राइट दैट बिकॉज उतना हमारे पास टाइम नहीं है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सो ज्यादा टाइम पास मत करो। ओरली देखो, हमको ओरल समझ में आता है। जस्ट चेक, अगर मैंने x के जगह पे 3 डाल दिया तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 12, 12 इवन नंबर है। उसके बाद उन्होंने 5 बोला है तो 5 भी डाला तो भी तुम्हारा 30 आंसर आता है, तो इवन नंबर है। 7 डालोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 आता है 56, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। सो ये और सभी ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। सो हम लोग को ये डायरेक्ट लिखना है। सो क्लियरली इट्स सीन दैट for all x belongs to a, x square plus x is even number. For all x belongs to a, x square plus x is what, even number. So उसका ही मतलब क्या है, जो given statement था वो क्या है, true है। क्या है, true है। true उसका मतलब क्या है, वैसे तुम लोग को लिखना है, and its truth value is t. The next question is, there exists x belongs to a such that 3x plus 8 is greater than 40. अभी there exists का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि 3x प्लस 8 का आंसर 40 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें सेट ए में हमें एक एलिमेंट ऐसे ढूंढना है, एक एलिमेंट जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका आंसर 40 से ज्यादा होवे। सो ये अगर पूरा तुम लोग वैल्यू पुटअप करते हो 3, 5, 7, 9 तो तुम्हें दिखेगा छोटा ही रह गया। देखो अगर हमने 9 डाला तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 इट्स 35। ओके, तो 35 इज ग्रेटर देन 40, नो, सो ये नहीं चलेगा। सो अगर मैंने 11 डाल दिया तो 11 3 जा 33, 33 प्लस 11 3 जा 33, 33 प्लस 8 कितना होता है, इट्स 41 एंड 41 इज ग्रेटर देन 40। तो उसका ही मतलब क्या है बच्चों कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। ओके, तो ये भी ट्रू है। अभी एक मैं क्वेश्चन फॉल्स वाला लेता हूं तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा। सो यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। क्या है क्वेश्चन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x, देखो 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। अभी हमें x में ऐसे वैल्यू ढूंढना है कि जिसका आंसर फॉर ऑल का मतलब क्या, सभी x के वैल्यूज को वो कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब मैं x, देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझो मैंने 5 डाला तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 9 14, 10 plus 9 is what, 19, which is greater than 40. Yes, it is correct. But when I am substituting 3, so what is the answer? 3 2 जा 6, 6 plus 9 is 14. So 14, और हमें पूछा क्या है कि greater than 14 होना चाहिए, तो 14 is not greater than 14. So which is not greater than 14. So therefore the given statement is false and its truth value is f. So remember बच्चों, ये ऐसा आपको करना है, ये इजी है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर, ओके बच्चों, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बहुत इजी है, तुमको समझ में आएगा। अगर नहीं समझा तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। निगेशन में क्या करना होता है, निगेशन में अगर समझो क्वेश्चन में एंड अगर रहेगा, एंड तो एंड का और होता है, ये ध्यान में रखो। नॉट का, नॉट लगाने को भूलना नहीं है, नॉट लगाने को भूलना नहीं है। और कभी कभी नाइदर नॉर भी आता है। क्या होता है, नाइदर नॉर, ये आप ध्यान में रखो, नाइदर नॉर भी कभी कभी लगाना पड़ता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमें कैसे लिखना है, ये जैसे हमने 1.2 एक्सरसाइज सीखा था वैसे ही हमें करना है। पहले स्टेटमेंट को लिखना है, p क्या दिया है वो लिखना है, q क्या दिया है वो लिखना है, उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, यानी गिवन स्टेटमेंट लिखना है। वो लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, उसका निगेशन लिखना है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, p लिखेंगे। p क्या है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, वो पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है तुम्हारा, y माइनस 3 इज इक्वल टू
6, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये तुम्हारा क्यू स्टेटमेंट है। सो उसका आंसर क्या आएगा? द गिवन स्टेटमेंट इज P और Q, P और Q। गिवन स्टेटमेंट का क्या आंसर आएगा? P और Q। ओके, अभी उसके बाद P और Q लिखने के बाद आपको उसका निगेशन लिखना है। सो द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ये लिखा पहले उसका आंसर, x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11 एंड y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। क्या लिखना है? इज नॉट इक्वल टू 6। वैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट भी है, वैसे ही करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज रोम्बस। सो पहले हमने पी स्टेटमेंट को कंसिडर किया। पी स्टेटमेंट क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। पी स्टेटमेंट क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। क्यू स्टेटमेंट क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। क्यू स्टेटमेंट क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। अभी वो होने के बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P डबल इंप्लीकेशन Q, P डबल इंप्लीकेशन Q। उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद हमें क्या लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद हमें क्या? उसका निगेशन लिखना है। निगेशन क्या है डबल इंप्लीकेशन का? ये निगेशन है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। क्या है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। अभी वो लिखने के बाद हमें उसका स्टेटमेंट में लिखना है। ओके, तो हम लोग उसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ द गिवन statement, the negation of the given statement is the quadrilateral is a square। देखो ये है ना, and quadrilateral is a square and, देखो सिंपल दिखा रहा हूं, quadrilateral is a square and क्यों क्या था तुम्हारा? quadrilateral is a rhombus and it is not a rhombus। why? because of negation हमने not लगा दिया। okay, the quadrilateral is a square and it is not a rhombus। और बाद में और है, पहले क्या आया? Q आया। Q का मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड निगेशन P स्क्वायर है, तो इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो हमको क्या समझना है बच्चों? प्रॉपरली सिंबल कैसे है वो देखो, उसका निगेशन निकालो। निगेशन के बाद तुम लोग स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n square plus n plus 2 is divisible by 4। For all n belongs to n square plus n plus 2 is divisible by 4। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, उसका हमें क्या निकालना है? निगेशन। ये डायरेक्ट करना है, नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग। सो द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, फॉर ऑल था, फॉर ऑल को हम लोग क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल को क्या लिखेंगे हम लोग? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट लिखने के बाद देयर एग्जिस्ट मैंने क्या बोला था? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n। फिर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि देयर एग्जिस्ट जब आएगा तो देयर एग्जिस्ट आने के बाद हमें क्या लिखना है? सच दैट लिखना है। क्या लिखना है? सच दैट। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, क्वेश्चन में था डिविजिबल बाय 4, तो उसका उल्टा लिख देने का, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। चलो, तो समझ में आया बच्चों? इतना सिंपल है। ये जो निगेशन है इतना सिंपल है। निगेशन को प्रॉपरली आप देख लो, प्रॉपरली कर लो तो एकदम क्वेश्चन इजी पड़ेगा। अभी समझो, मैंने ऐसे बोला कि √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर, तो उसका निगेशन क्या रहेगा? √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमें डायरेक्टली लिखना है। ओके, अगर समझो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इट इज रेनी, सो इट इज नॉट रेनी। कभी कभी नाइदर नॉर लगाना पड़ेगा, इट इज रेनी एंड और इट इज हेवीली रेनी। ऐसे कुछ क्वेश्चन डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है उसको देख लो तुम लोग। और कभी कभी नाइदर नॉर भी लगाना पड़ता है, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, सब जगह पे नॉट नहीं लगाना, नाइदर नॉर। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखो जहां पे क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20। जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कि जब देयर एग्जिस्ट आता है तो सच दैट आता है, और फॉर ऑल आता है तो कॉमा आता है। फॉर ऑल आया तो क्या आएगा? कॉमा। अभी देयर एग्जिस्ट का उल्टा क्या है? अपोजिट क्या है? फॉर ऑल। तो यहाँ पे आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, फिर कॉमा x माइनस 17, इसका अपोजिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, इसका अपोजिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। सो आप एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा, इतना इजी है। प्रॉपरली देखो तो तुम्हें एकदम समझ में आएगा। अभी ये
एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक, ये एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक क्या है? कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या लास्ट टॉपिक है? कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अभी इसमें क्या हमें करना है? इसमें सिंपल देखो, ये जो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है सिर्फ इंप्लीकेशन के लिए ही लगता है, बाकी कौन से स्टेटमेंट को लगेगा नहीं। ओके, तो हमें ये कैसे देखना है? पहले जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसका कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। अभी कन्वर्स कैसे निकालते हैं? कन्वर्स सिंपल रहेगा, पी इंप्लीकेशन क्यू तुम्हारा मेन इक्वेशन है, पी इंप्लीकेशन क्यू तुम्हारा मेन स्टेटमेंट है, तो उसका कन्वर्स, कन्वर्स यानी उल्टा, क्यू इंप्लीकेशन पी। ओके, उसका उल्टा क्या है? क्यू इंप्लीकेशन पी, ये तुम्हारा क्या है? कन्वर्स। अभी उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट लिखना। सो निगेशन पी, इंप्लीकेशन निगेशन क्यू। इनवर्स क्या होता है? निगेशन पी, इंप्लीकेशन निगेशन क्यू, ये उसका इनवर्स है। अभी उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है इनवर्स का उल्टा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इनवर्स का उल्टा। अभी वो कैसे लिखते हैं? इनवर्स का उल्टा क्या होता है हमें पता है। इनवर्स का उल्टा क्या है? निगेशन क्यू, इंप्लीकेशन निगेशन पी, ये इनवर्स का उल्टा है। तो बच्चों हमने देखा ये कैसे करना है। अभी हम लोग एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉपरली आप ध्यान दे दो। सभी क्वेश्चन वैसे ही लिखने हैं, मैंने एक सॉल्व करके बताया है, आप वैसे ही सभी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीज, इफ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट डिक्रीज। अभी जब भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं तो इंप्लीकेशन वाला क्वेश्चन रहेगा तो इफ देन को भूलना नहीं है। ज्यादा करके बच्चे क्या होता है, इफ देन लिखते नहीं है, नहीं तो पहले इफ नहीं लिखेंगे देन लिखते, लेकिन इफ लिखते नहीं है, मार्क्स 0 मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 0। सो प्रॉपरली आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, मार्क्स मिलेंगे नहीं। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था इफ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट डिक्रीज, इफ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट डिक्रीज। अभी हमको पी क्या करना है? पी कंसिडर किसको करना है? वोल्टेज इंक्रीज। पी क्या है तुम्हारा? वोल्टेज इंक्रीज। क्यू क्या है तुम्हारा? वोल्टेज, सॉरी, करंट डिक्रीज। क्यू क्या है तुम्हारा? करंट डिक्रीज। ये पी और क्यू लिखने के बाद हमें स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज, और द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, पी इंप्लीकेशन क्यू। ओके, अभी हम लोग प्रॉपर आंसर में आएंगे। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे तुम्हें। ओके, अभी इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे कि कन्वर्स, द कन्वर्स ऑफ पी इंप्लीकेशन क्यू इज क्यू इंप्लीकेशन पी। पहले हमें लिखना है द कन्वर्स ऑफ, और द कन्वर्स इज, सिंपल लिखा, द कन्वर्स इज क्यू इंप्लीकेशन पी, सिंपल लिख दिया मैंने, कन्वर्स इज क्यू इंप्लीकेशन पी। अभी क्यू पहला है, क्यू क्या था मेरा? करंट डिक्रीज। तो इफ करंट डिक्रीज देन वोल्टेज इंक्रीज। ओके, समझ में आ रहा है तुम्हें? पहले क्यू है बाद में पी है, तो पहले इफ लगाना है, इफ करंट इंक्रीज देन वोल्टेज डिक्रीज। वैसे सेकंड जो है, सेकंड क्या है? इफ इनवर्स में क्या होता है? निगेशन पी, इंप्लीकेशन निगेशन क्यू। सो वैसे इफ वोल्टेज इज नॉट इंक्रीज देन करंट इज नॉट डिक्रीज, और इफ वोल्टेज नाइदर इंक्रीज, सॉरी, नॉर करंट डिक्रीज। नहीं तो ऐसे कुछ भी लिखो चल जाएगा। तुम्हें देखना है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इफ वोल्टेज इज नॉट इंक्रीज देन करंट इज नॉट डिक्रीज, और इफ वोल्टेज नाइदर इंक्रीज नॉर करंट डिक्रीज। ओके, चलेगा, नो इशू। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उसका उल्टा, इफ करंट इज नॉट डिक्रीजिंग देन वोल्टेज इज नॉट इंक्रीज। ओके, डिक्रीज इंक्रीज तुम्हें लिखना है। तो बच्चों ऐसे सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, प्रॉपरली देखो। डेफिनेटली ये पूरा एक्सरसाइज इजी है। आपको अगर नहीं समझा तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट कीजिए।